नजराता न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर महाराष्ट्र के सियासी बहरान से जुड़ी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुकूमत को आज असेंबली में फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र में 21 जून से जारी सियासी बहरान खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र असेंबली में शिंदे हुकूमत की जानिब से अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े से जुड़ी खबर। ज्ञानवापी केस की आज जिला अदालत में समाअत है। आज मुस्लिम फरीक जिला जज के सामने दलाइल पेश करेगा। समाअत के दौरान वीडियो लीक का मामला भी जेर बहस आ सकता है। इसके बाद खबर उदयपुर में कन्हैया लाल के कत्ल के बाद पैदा हुए हालात पर। उदयपुर में आम जिंदगी अब मामूल पर लौट रही है। आज कर्फ्यू में 12 घंटों की ढील दी गई। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। आज 12 बजे के बाद से इंटरनेट खिदमत भी बहाल किए जाने का इम्कान है। उसके बाद अहम खबर डेनमार्क से रहेगी, जहां कोपेनहेगन के एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग में 3 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद खबर बर्मिंघम टेस्ट से जुड़ी है, जहां से क्रिकेट शौकीन के लिए अच्छी खबर है। बर्मिंघम टेस्ट पर टीम इंडिया की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। दूसरी बारी में टीम इंडिया 3 विकेट खोकर 125 रन बना चुकी है। पुजारा ने सेंचुरी और पंत 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। पहली बारी की बुनियाद पर टीम इंडिया को 257 रन की सबकत हासिल है। और फिर बात होगी कर्नाटक के सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का ताज अपने नाम कर लिया। 31 फाइनलिस्ट को शिकस्त देकर सिनी ने टाइटल अपने नाम किया। मिस इंडिया का ताज जीतने वाली सिनी शेट्टी की उम्र सिर्फ 21 साल है। यह उसके अलावा कई दीगर खबरें शामिल होंगे। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुकूमत को आज असेंबली में फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। शिंदे हुकूमत ने एक दिन पहले स्पीकर का इंतखाब जीतकर अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन आज शिंदे हुकूमत का असल इम्तिहान है। आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र में 21 जून से जारी सियासी बहरान खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र असेंबली में शिंदे हुकूमत की जानिब से अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, जिसके बाद इस पर वोटिंग होगी। तमाम बीजेपी को यकीन है कि शिंदे हुकूमत जबरदस्त अक्सरियत के साथ एतमाद जीत लेगी। इतवार की रात महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के नवमंतखब स्पीकर ने शिवसेना के रुकन असेंबली अजय चौधरी को लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के ओहदे से हटाया। स्पीकर राहुल नार्वेकर के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक खत ने शिंदे को सेना के मुकन्नरा पार्टी के लीडर के तौर पर बहाल किया और शिंदे कैंप से ताल्लुक रखने वाले भरत गोगावले को शिवसेना का चीफ व्हिप मुकर्रर किया। महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत 6 माह में गिर सकती है, ये दावा किया एनसीपी चीफ शरद पवार ने। शरद पवार ने अपने अरकान असेंबली और पार्टी केडर को वस्त मुद्दती इंतखाबात की तैयारी शुरू करने को कहा है। शरद पवार की सरबराही में कल एनसीपी अरकान असेंबली की मीटिंग हुई। इस मौके पर शरद पवार ने अरकान असेंबली के रहनुमाई की मीटिंग में शरद पवार ने कहा कि रियासत में शिंदे हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। ये हुकूमत 5-6 माह तक चलेगी, इसलिए वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। अपोजिशन में बैठने के बावजूद अपने अपने असेंबली हल्कों को ज्यादा से ज्यादा वक्त है। पवार ने दावा किया कि शिंदे हुकूमत में नाराज लोगों की एक बड़ी फौज है। ये नाराजगी काबीना में तौसी के बाद सामने आएगी, इसलिए बागी अरकान असेंबली की वापसी का इम्कान है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना की अहम मीटिंग उद्धव ठाकरे की सरबराही में होगी। मीटिंग सेना भवन में दोपहर 1 बजे होने वाली है ये मीटिंग। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिवसेना की अहम मीटिंग है, उद्धव ठाकरे की सरबराही में ये मीटिंग होने वाली है। सेना भवन में दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शिवसेना की अहम मीटिंग होने वाली है। उद्धव ठाकरे की सरबराही में ये मीटिंग होगी। सेना भवन में दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होगी। एक तरफ जहां शिंदे को एतमाद का वोट हासिल करना है, वहीं आज शिवसेना की दूसरी तरफ अहम मीटिंग होने वाली। उद्धव ठाकरे की सरबराही में ये मीटिंग होगी। सेना भवन में दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होने वाली है। सामना में छलका शिवसेना का दर्द। मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। शिंदे ग्रुप के एमएलएज की मदद से बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। नवमंतखब स्पीकर राहुल नार्वेकर भी एक ऐसे शख्स जो पहले खुद को शिवसैनिक कहते थे। नार्वेकर जानते हैं कि कब और कहां कदम रखना है। बीजेपी में शिवसेना या महाराष्ट्र की शिनाख्त को शिकस्त देने की सलाहियत और हिम्मत नहीं है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे
वसीम इस वक्त जुड़ रहे हैं। वसीम, बड़ी खबर है महाराष्ट्र से इस वक्त आ रही। महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। आज एतमाद का वोट हासिल करना है शिंदे ग्रुप को, क्या कोई मुश्किल होगी या सब आसानी आसानी है? देखिए, जिस तरह से आंकड़े बयां कर रहे हैं ये काफ़ी आसान नंबर्स होगा उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से देखा हमने कि विधानसभा अध्यक्ष के जिस वक्त चुनाव थे उस दौरान जो आंकड़े थे 164 के करीब थे, जिसमें से कई विधायक विधान भवन में पहुंचे नहीं थे और बीजेपी की अगर बात करें तो 2 विधायक अभी उनके अस्पतालों में थे। तो जो आंकड़ा है ये आंकड़ा काफ़ी आसानी से उन्होंने छू लिया। इसके बावजूद भी किसी तरीके से वो ढिलाई नहीं बरतना चाहते हैं। यही वजह है कि एक दिन पहले शिंदे ग्रुप के और बीजेपी के जो विधायक है उनके साथ एक पूरी बैठक की गई और खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी इन विधायकों को संबोधित करते हुए तरीके से किस तरह से वोटिंग करना है और किस तरह से प्रेजेंट रहना, इस बात को लेकर उन्हें चर्चा की। उन्हें इस बारे में पार्टी के व्हीप के बारे में जानकारी दी और किस तरह से नियमावली है उनके बारे में जानकारी दी। किसी भी तरीके से हल्के में इस मुद्दे को नहीं लेना चाहती है। और जिस तरह से देखा गया कि पिछले दिनों में जो शिंदे ग्रुप और शिवसेना के बीच में आपसी मतभेद देखने को मिले, उसका असर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज सदन में देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से विधान भवन के सचिव ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में शिंदे ग्रुप को मान्यता दी और शिंदे को विधिमंडल का नेता माना है, भरत गोगावले को चीफ व्हिप माना है। तो ऐसे में हो सकता है कि शिवसेना का जो ग्रुप है वो उसमें आक्रामक नजर आए, उसका असर हो सकता है कि विधानसभा के अंदर देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले शिवसेना ने भी इस तरह की शिकायतें की थी, लेकिन इन शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए और जिस तरह से मेजोरिटी इनके पास है उसे देखते हुए जो विधानसभा के सचिव हैं उन्होंने उनको मान्यता दी। इस चीफ व्हिप कौन होगा, विधानमंडल का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर जहां विधानसभा के अंदर जद्दोजहद देखने मिल रही है, तो वहीं पे शिवसेना की जो ये बैठक होगी दोपहर 1 बजे, इसमें उद्धव ठाकरे मौजूद होंगे, कई बड़े नेता शिवसेना के मौजूद होंगे। इस बात पर डिस्कशन किया जाएगा कि जिस तरह से नंबर्स और आंकड़े हैं उनके पास, ये पार्टी पे कल ना कल हो सकता है आने वाले दिनों में क्लेम कर सके। और साथ ही जिस तरह से ये पूरा मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी 11 तारीख को आने वाला है, तो उसके देखते हुए एक रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि पार्टी के अस्तित्व को बचाया जा सके, क्योंकि नंबर्स के खेल में शिवसेना कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। जो बाकी बिल्कुल वसीम, लगातार हम देख रहे हैं कि कई दिनों से मामला जो चल रहा है, कभी गोवा में, कभी दिल्ली में, तो कभी कहीं और। शिवसेना की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि आप मुंबई आइए, मुंबई आकर बात कीजिए, आंख में डालकर आंख बात कीजिए। उधर शिंदे ग्रुप का कहना था कि उनके पास पूरी मेजोरिटी है। तो क्या अब जब फ्लोर टेस्ट होगा कुछ और इसमें तब्दीली देखने को मिलेगी हमको, या शिवसेना के पाले में कुछ लोग जा सकते हैं, शिवसेना से कुछ लोग और इधर जा सकते हैं? देखिए, ये कहना अब मुश्किल है कि शिवसेना के पाले में अब शिंदे ग्रुप के कोई भी विधायक आएंगे, क्योंकि सत्ता में रहकर वो अपने काम को करवा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो पाते हैं, निधि नहीं दी जाती है सरकार की तरफ से। यही वजह है जिसकी वजह से वो बाकायदा शिंदे ग्रुप बना, उनके साथ गए और अपनी जो रणनीति तय की। तो अब मुश्किल है कि शिंदे ग्रुप से कोई इस वक्त शिवसेना में आए। जिस तरह से माहौल बना हुआ है तो हो सकता है कि शिवसेना के कुछ विधायक वहाँ चले जाए, ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से एक पूरी रणनीति तय की गई है उसे देखते हुए ये सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी और शिंदे ग्रुप की है। तो एक तरफ उनके सामने चैलेंज है सरकार चलाना, क्योंकि किसी ज़माने में सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को अब डिप्टी सीएम का रोल अदा करना है, तो कई दिक्कतें सरकार में हो सकती है आने वाले दिनों में खड़ी हो सके। पोर्टफोलियोज जब बंटने लगेंगे उस दौरान भी कई तरह के मतभेद सामने आ सकते हैं, क्योंकि शिंदे ग्रुप के जो नेता वहाँ गए हैं तो किसी उम्मीद से गए। कुछ लोगों को अगर मंत्री पद मिलता है तो कुछ लोगों को महामंडल की उम्मीद होगी, और बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उन्हें भी किसी न किसी तरह की उम्मीदें हैं। तो इन मुद्दे को भी लेकर आज देवेंद्र फडणवीस ने एक बैठक बुलाई है अपने बीजेपी नेताओं की। शाम 7 बजे बैठक होगी। इस बैठक में खास करके पोर्टफोलियोज को लेकर, कैबिनेट मंत्री को लेकर इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से मंत्रालय उन्हें मिलने वाले हैं या फिर कौन कौन मंत्री बनेंगे, एक लिस्ट पूरी तैयार की जाएगी जो पार्टी के आला कमान को। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है और अपने कैडर्स को कहा है कि इलेक्शन के लिए तैयार रहे, ये सरकार 6 महीने तक नहीं चल पाएगी, 6 महीने के अंदर ही अंदर गिर जाएगी। बड़ा बयान दिया शरद पवार ने। देखिए जी, शरद पवार का बहुत ही बड़ा बयान है। जिस तरह से एक राजनीतिक चाणक्य के तौर पे जाने जाते हैं, महाराष्ट्र की जो राजनीति उनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उनका साफ तो ये मानना है कि जो विधायक शिंदे ग्रुप के बीजेपी के अपना समर्थन दे रहे हैं, कल अगर उन्हें उनके जो उम्मीदें हैं अगर वो पूरी नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पे दिखाई देगा, खास करके पोर्टफोलियोज के दौरान जो आपसी मतभेद देखने को मिलेगा। बिल्कुल वसीम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
आपके पास फिर लौटेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में भगवंत मान काबीना को आज कुछ नए चेहरे मिलेंगे। मान काबीना की आज तौसी होगी। ज़राए के मुताबिक 5 से 6 अरकान असम्बली को मान काबीना में जगह दी जा सकती है। पंजाब में आप हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद काबीना में ये पहली तौसी होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे चंडीगढ़, जहां से हमारे नुमाइंदे पंकज कपाही इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज, मान की कैबिनेट में आज एक्सपेंशन होने वाला है, किन किन चेहरों को शामिल किया जा सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अमन अरोड़ा जो दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं सुनाम से, उनको मंत्री जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा 4 नए चेहरे जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं, उनमें अनमोल गगन मान है, वो गायकी के जो क्षेत्र में अपना नाम बना चुकी हैं, वो खरड़ से आती हैं, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगता है, उनको जो है मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा सरहदी इलाके से फौजा सिंह आते हैं। फौजा सिंह पुलिस में काम कर चुके हैं, उन पहली बार विधायक बने, गुरुहरसाहिब से विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है चेतन सिंह पटियाला एरिया से आते हैं, उनको जो है वो मंत्री बनाया जा रहा है। इस तरह की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी केस की आज जिला अदालत में समाअत है। दोपहर 2 बजे मुस्लिम फरीक जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में दलाइल पेश करेंगे। अदालत में मुस्लिम फरीक अब तक 10 नुकात पर दलीलें पेश कर चुका है। अभी 23 नुकात बाकी हैं जिन पर दलाइल पेश किए जाएंगे। समाअत के दौरान वीडियो लीक का मामला भी जेर बहस आ सकता है। तो बड़ी खबर है ज्ञानवापी से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी केस की आज जिला अदालत में समाअत है। दोपहर 2 बजे मुस्लिम फरीक जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में अपने दलाइल पेश करेंगे। अदालत में मुस्लिम फरीक अब तक 10 नुकात पर दलीलें पेश कर चुका है। अभी तक 23 नुकात बाकी हैं जिन पर दलाइल पेश किए जाएंगे। समाअत के दौरान वीडियो लीक का मामला भी जेर बहस आ सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी केस की आज जिला अदालत में समाअत होनी है। दोपहर 2 बजे ये समाअत होनी है। मुस्लिम फरीक जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में अपने दलाइल पेश करेगा। अदालत में मुस्लिम फरीक अब तक 10 नुकात पर दलीलें पेश कर चुका है। अभी 23 नुकात बाकी जिन पर दलाइल पेश किए जाएंगे। समाअत के दौरान वीडियो लीक का मामला भी जेर बहस आ सकता है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे रवि पांडे के पास, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, ज्ञानवापी केस में आज जिला कोर्ट में सुनवाई है। मुस्लिम फरीक जो है उनको अपने दलाइल पेश करने हैं, क्या कुछ पेश कर सकते हैं मुस्लिम फरीक जो है? रवि जी जी बिल्कुल। देखिए, आज 2 बजे के बाद से सुनवाई शुरू हो जाएगी। मुस्लिम पक्ष अपना दलील रखना शुरू करेगा, क्योंकि 56 जो बिंदु है उसपे मुस्लिम पक्ष को अपना दलील पेश करना है, जिसमें से 36 पर वो अपना दलील रख चुका है। 30 मई के बाद आज तारीख पड़ी थी। दोपहर 2 बजे के बाद से सुनवाई शुरू हो जाएगी और सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपना जो है वो दलील पेश करेगा। बिल्कुल, ये भी देखा गया पिछली सुनवाई के वक्त सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे कोर्ट के बाहर भी। इस बार किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? उसी तरह का पूरा इंतजाम किया गया है। जिला जज के सिक्योरिटी के लिए 10 जवान अलग से लगाए गए हैं। वहीं पूरे कचहरी परिसर को पुलिस के छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को कचहरी के अंदर जाने पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर के पुलिस काफी सक्रिय रही है और वो तस्वीर आज एक बार फिर से देखने को मिल रही है। 4 गेट है, मुख्य चारों गेट पर मेटल डिटेक्टर और साथ ही पुलिस के जवान मौजूद है। बिल्कुल। अभी एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि जो वीडियो लीक हुआ था उस मामले में भी आज बहस हो सकती है या सुनवाई हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, वीडियो लीक जो मिला था बाद से ठीक 1 घंटे बाद से वीडियो लीक हो गया था, जिस पर उन्होंने दूसरे दिन ही कोर्ट में शिकायत की थी कि वीडियो हम लोगों ने नहीं लीक किया है। हमारे जो लिफाफे हैं वो पूरी तरह से सील बंद है। जो सील कोर्ट से लग कर मिले थे वही सील अभी भी लिफाफे में लगे हुए हैं। तो आज हिंदू पक्ष वो लिफाफा एक बार फिर से वापस रखने की मांग करेगा, मतलब कोर्ट में जमा करने की मांग रखेगा और वीडियो लीक मामले में एक बार फिर से जांच के लिए आवाज हिंदू पक्ष आज उठा सकता है।
चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 22 जून को केमिस्ट उमेश कुल्हे का गला काटकर कत्ल करने के मामले में एनआईए ने 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। कल 7वें मुलजिम को खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां मुलजिम को 7 जुलाई तक पुलिस तहवील में दे दिया गया। जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया इनके नाम मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ राशिद, यूसुफ, शाहीम अहमद और इरफान खान है। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कमर काजी इस वक्त जुड़े हैं। कमर, अमरावती में जो केमिस्ट का गला काटकर कत्ल किया गया तो उसमें लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कल 7वें मुलजिम को गिरफ्तार करके कोर्ट पे पेश किया गया। किस तरह के हालात हैं, क्या और भी गिरफ्तारी इसमें हो सकती है आगे चलकर? जी आजम, मैं आपको बताता चलूं कि इस मामले में जो अहम मुलजिम बताया जा रहा है वो इरफान खान है, जिसे परसों के दिन देर रात पुलिस ने, अमरावती पुलिस ने गिरफ्तार किया था नागपुर से, और कल खुसूसी अदालत में इरफान खान को पेश किया गया है, जहां अदालत ने इरफान खान को 7 जुलाई तक जो है पुलिस तहवील में भेज दिया है और उससे पूछताछ जारी है। वहीं आज सिक्योरिटी के शहर में पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बीजेपी ने जो है आज बीजेपी और मुख्तलिफ जो हिंदू तंजीमें उनकी जानिब से आज शहर के राजकमल चौक पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए जो उमेश कोल्हे नामक जो जिसका कत्ल कर दिया गया था उसको खिराज अकीदत या श्रद्धांजलि से कहेंगे, उसके लिए एक प्रोग्राम वहां पर रखा है, जिसमें कहीं ना कहीं शहर के हालात को काबू में रखने के लिए शहर ने, पुलिस ने जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बिल्कुल, 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्या और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? जी, और गिरफ्तारियां हो सकती है, लेकिन जब मास्टरमाइंड जो है इरफान खान को बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर वो कड़ी समझ में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो कड़ी वहां तक है। लेकिन देखना ये भी होगा कि पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है कि इरफान खान के बैंक अकाउंट से लेकर तो दीगर जो जितने मुलजिमीन है उनके बैंक अकाउंट, तो वो तमाम चीजें हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। चलिए कमर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में आम जिंदगी मामूल पर लौट रही है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से कर्फ्यू में नरमी बरती जा रही है। आज कर्फ्यू में 12 घंटों की ढील दी गई है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। आज 12 बजे के बाद से इंटरनेट खिदमत भी बहाल किए जाने का इम्कान है। ख्याल है कि उदयपुर में 28 जून को कर्फ्यू नाफिज किया गया था। आज बीजेपी लीडर वसुंधरा राजे उदयपुर का दौरा करेंगे और मुतासरा खानदान से मुलाकात भी करने वाली है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे कपिल श्रीमाली से, जिस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, उदयपुर में अब हालात नॉर्मल दिख रहे हैं। आज कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, किस तरह का माहौल इस वक्त देख पा रहे हैं आप? देखिए, उदयपुर में लगातार शांति जो है वो कायम होती नजर आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा तनाव पिछले कुछ दिनों में देखा गया था। लेकिन अब लगातार कर्फ्यू में ढील का दायरा बढ़ाकर एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और जो लोग हैं उनको राहत मिलने लगेगी। आज भी कर्फ्यू में कुल 12 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर इंटरनेट आज बहाल करने की पूरी संभावना है। दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का निर्णय लिया है। उसके बाद में एक रिव्यू किया जाएगा। स्थिति यदि नियंत्रण में रही, किसी तरह की अप्रिय घटना होने की संभावना नहीं बनी, तो दोपहर 12 बजे के बाद में इंटरनेट बहाली हो सकती है। कपिल, एक चीज जानना चाहेंगे कि इधर 12 घंटे की आज से ढील दी जा रही है, लेकिन इससे पहले भी कुछ घंटों की ढील दी जाती है। क्या इस दौरान कहीं से कुछ गड़बड़ी की खबर आई थी? देखिए, ये जो कर्फ्यू में ढील देने का दायरा इसी वजह से बढ़ाया जा रहा है कि 1 तारीख को जब उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, उसमें हजारों की तादाद में लोग सड़क पर निकले और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। सेंसिटिव इलाकों में होकर भी वो जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। उसी को देखते हुए 2 तारीख को 4 घंटे की ढील दी गई। उस समय रिव्यू किया गया कि उदयपुर शांति की राह पर चल पड़ा है, तो 3 तारीख को 10 घंटे की ढील दी गई थी। इस दौरान भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है, इसीलिए आज 12 घंटे की ढील देने का निर्णय लिया। और आज की स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में और भी ज्यादा जो है वो राहत उदयपुर वासियों को मिलने की संभावना है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहिए, वसुंधरा राजे आज उदयपुर जाने वाली हैं, क्या उनको इजाजत मिली है या कब तक वो पहुंच सकते हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिली है आपको?
देखिए, राजनेताओं के उदयपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद में वो कन्हैयालाल के परिवार पर मिलने पहुंचेंगे। वसुंधरा राजे भी उदयपुर आने वाली, बताया जा रहा है कि शाम को 5 बजे वे उदयपुर में आएगी और उसके बाद में वो एयरपोर्ट से कन्हैयालाल साहू के परिवार से मिलने पहुंचेगी, उन्हें ढांढस बंधाएगी। तो राजनेताओं के यहाँ पहुंचने का सिलसिला और उनके परिवार से मिलने का जो सिलसिला है वो इस घटना के बाद से लगातार जारी है। वसुंधरा के दौरे को लेकर जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो भी सक्रिय हैं, वो भी यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं। लगातार हम आने वाले समय में भी देखेंगे कि जो राजनेता हैं वो उदयपुर पहुंचेंगे और परिवार को सांत्वना देने के लिए घर पर जाएंगे। चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज आंध्र प्रदेश दौरा। अलूरी सीतारामा की 125वीं जयंती तकरीब में करेंगे शिरकत। गनावरम एयरपोर्ट पर जगन वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तो गनावरम एयरपोर्ट पर जगन वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम का आज आंध्र प्रदेश का दौरा है। वजीर आजम के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज आंध्र प्रदेश दौरा है। वज़ीर आज़म आंध्र प्रदेश के दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। सीतारामा राजू की 125वीं जयंती तकरीब में वो शिरकत करेंगे। तो गनावरम एयरपोर्ट पर जगन वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। डेनमार्क के शॉपिंग मॉल में हुई फायरिंग में कम से कम 3 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने इस मामले में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इसकी शिनाख्त डेन की हैसियत से हुई है। बर्मिंघम टेस्ट पर टीम इंडिया की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। अभी टेस्ट मैच के 2 दिन बाकी हैं। चौथे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों को जमकर खेलना होगा ताकि मेजबान इंग्लैंड के सामने बड़ा हदफ रखा जा सके। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर दूसरी पारी में टीम इंडिया 3 विकेट खोकर 125 रन बना चुकी है। पुजारा ने सेंचुरी और पंत 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। इससे कबल टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 284 पर आउट कर दिया था। टीम इंडिया को पहली पारी की बुनियाद पर 132 रनों की सबकत हासिल है। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का ताज अपने नाम कर लिया। 3 जुलाई को यह इवेंट मुंबई में हुआ जहां 31 फाइनलिस्ट को शिकस्त देकर सिनी ने टाइटल अपने नाम किया। राजस्थान की रुबेल शेखावत फर्स्ट रनर अप जबकि उत्तर प्रदेश की शनाता चौहान सेकंड रनर अप रही। मिस इंडिया का ताज जीतने वाली सिनी शेट्टी की उम्र सिर्फ 21 साल है। वो इस वक्त चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट का कोर्स कर रही हैं। तो कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का ताज अपने नाम कर लिया। 3 जुलाई को ये इवेंट मुंबई में मुनक्किद हुआ था जहां 31 फाइनलिस्ट को शिकस्त देकर सिनी ने ये टाइटल अपने नाम किया है। राजस्थान के रुबेल शेखावत फर्स्ट रनर अप जबकि उत्तर प्रदेश की शनाता चौहान सेकंड रनर अप रही। मिस इंडिया का ताज जीतने वाली सिनी शेट्टी की उम्र सिर्फ 21 साल है। वो इस वक्त चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट का कोर्स कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, डीएमके रुकने पार्लियामान के मरकज को धमकी। अलहदा तमिलनाडु का मुतालबा दोबारा उठाने पर मजबूर न करें। पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हमें न करें मजबूर। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, डीएमके के रुकने पार्लियामान ने मरकज को धमकी दी है। अलहदा तमिलनाडु का मुतालबा दोबारा उठाने पर मजबूर न करें। पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हमें मजबूर न करें। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है,
डीएमके के रुकन पार्लियामान ने मरकज को धमकी दी है, अलहदा तमिलनाडु का मुतालबा दोबारा उठाने पर मजबूर ना करें। पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हमें मजबूर ना करें। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, डीएमके के रुकन पार्लियामान की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि मरकज को उन्होंने धमकी दी है, अलहदा तमिलनाडु का मुतालबा दोबारा उठाने पर मजबूर ना किया जाए। पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हमें मजबूर ना करें। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।